तो लाइक हम कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा है कि कंडक्टर में किस तरीके से वी हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड चलो अच्छा, अब हम आज ये बात करते हैं कि आज हम इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और कोई भी सर्किट में करंट कब फ्लो करता है और एक्चुअल मूवमेंट किस चीज़ की होती है, कब करंट फ्लो होगा सर्किट में, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। अच्छा, उससे पहले जैसे कि अभी हमने एक बात थोड़ा हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। लाइक हम ये बात जानते हैं कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट और डायनेमिक इलेक्ट्रिक करंट की हमने बात करी थी, तो हमने कहा था स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, मीन्स देर इज़ नो मूवमेंट। And the question is, in static electric current, basically whatever the body getting the charge, that charge is appeared on the surface of the substance। जो भी substance होगा उसके surface पे charge आ जाएंगे और वो charge नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ जो हम स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं वो ज़्यादातर हम नॉन मेटल पे बात करते हैं, लाइक जैसे सॉरी नॉन मेटल नहीं, इंसुलेटर पे बात करते हैं, ठीक है। किस पे बात करते हैं हम? इंसुलेटर पे। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ग्लास रॉड है, वी हैव अ ग्लास रॉड, ठीक है, दिस इज अ ग्लास रॉड एंड दिस ग्लास रॉड इज रब्ड विद द लाइक वुल, ठीक है, इसको वुल के साथ रब किया गया है। तो रब करने पे क्या होगा कि ये दोनों जो सब्सटेंस हैं, सपोज ये हमारी वुल है, ठीक है, ये वुल है, इस पर रब किया गया है। तो इसको रब करने से क्या होगा, बोथ द ऑब्जेक्ट विल गेट द चार्ज। या जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया है, हम अपने एक स्केल को अगर आप व्हेन यू विल रब द स्केल विद योर ड्राई हेयर, तो क्या होता है कि जो स्केल है, द स्केल विल अट्रैक्ट्स द बिट्स ऑफ पेपर। या आपने नोटिस किया होगा विंटर सीजन में जब हम ब्लैंकेट को ओपन करते हैं, ठीक है, तो आपने उसमें भी स्पार्किंग देखी होगी, ठीक है। या जो हमारे बॉडी हेयर्स होते हैं, कभी कभी जब हम अपने हैंड को ब्लैंकेट के पास लेके जाते हैं या वुल के पास भी लेके जाते हैं, तो भी आपने देखा होगा कि हमारे जो हेयर्स होते हैं वो स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाते हैं। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? तो ये ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर ड्यू टू दी स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट। अब होता ही जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि जो दो चार्जेस होते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब हम इसको कोई भी चीज़ रब होती है आपस में, तो ड्यू टू फ्रिक्शन से क्या होगा, हीट जनरेट होगी और हीट जनरेट होने की वजह से जो भी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे सरफेस पे दोनों सब्सटेंस के, ठीक है, जो भी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब्सटेंस के सरफेस पे, दे विल गेट सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी और वो क्या करते हैं, वो उस सरफेस से निकल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और बाहर आके वो दूसरे जो भी जिसके साथ हम रब कर रहे हैं वो उसमें आ जाते हैं। तो इट मीन्स अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना। अब अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो अब हम एक बात ये भी जानते हैं कि द सब्सटेंस विच विल लूज द इलेक्ट्रॉन एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर ऑब्जेक्ट विल which gain the electron acquire the negative charge. So in this example, in the case of glass and wool, let's say this glass will acquire the positive charge, so that means it loses electrons and the wool will get the negative charge. इसमें negative charge आ गए, ठीक है।
तो अब जब ये चार्ज आ गए हैं तो मींस बॉडी चार्ज हो गई है ना। तो अगर आप इस कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी एक अदर सब्सटेंस के पास लेके जाएंगे, तो लाइक सपोज आपने क्या किया, आप इसी ग्लास रॉड को एक बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके गए। सपोज ये छोटे छोटे पेपर्स है, ठीक है, बिट। अच्छा, बिट्स ऑफ पेपर ही क्यों लिया गया, ये भी इसका भी एक रीज़न है कि अच्छा अगर हम इसको जूम करके देखें तो मैं कहूँगा कि ये एक मेरा छोटा सा पेपर का पीस है। तो ये भी एक क्या है, एक भाई बना तो एटम से ही है ना, इट मीन्स इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होंगे। तो जब आप, तो मीन्स ये जो पेपर है ये इसकी स्टेट क्या है, ये न्यूट्रल स्टेट है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। इसमें मतलब कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो जब आप इस ग्लास रॉड को इस पेपर के पास लेके जाएंगे तो होगा क्या, अब ये कुछ ऐसा होगा कि आप ये रॉड ये इसके पास लेके आए, तो दिस रॉड हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस रॉड having positive charge, so it will repel all the plus charge which is present in this paper and it will attract all the negative charge towards itself, ठीक है ना। अपनी तरफ वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, इधर नेगेटिव आ जाएंगे और इस साइड क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, क्योंकि इसमें सेम इक्वल नंबर के प्लस और माइनस है। तो इस ऐसे सिनेरियो से होगा क्या कि यहाँ पे नेगेटिव आ गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो मीन्स जो ग्लास रॉड का पॉजिटिव है और जो पेपर का नेगेटिव है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये पेपर इस ग्लास रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब उसकी तरफ चला जाएगा। अच्छा, अगर आप इस रॉड को हटा देंगे तो वापस फिर से क्या होगा, तो क्या ये पेपर चार्ज हो गया, इसका मतलब बताइए। मतलब कि हम ये कहेंगे कि पेपर आफ्टर रिमूविंग दिस ग्लास रॉड द पेपर अगेन विल गेन दिस स्टेट, जो पहले थी ये न्यूट्रल स्टेट पे आ जाएगा। तो न्यूट्रल स्टेट का मतलब वही हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आपस में मिक्सअप हो गए, ठीक है। सर वो चिपकेगा ग्लास रॉड से पेपर? हाँ, वो तो बिल्कुल बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा। आप फिर से उसको उसके पास लेके आ जाओ, फिर से यही स्टेज आ जाएगी और फिर से वो अट्रैक्शन को शो करेगा, आप करके देखेंगे। बट अगर वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, चिपका लेता है, तो थोड़ा न्यूट्रलाइजेशन भी हो जाता है चार्ज का। आप नोट करना कि जब आप स्केल के साथ बार बार उसको अट्रैक्ट करते रहेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कुछ समय बाद फिर वो अट्रैक्ट ही नहीं करेगा उनको। तो वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जो भी ग्लास रॉड पे या जो स्केल पे जो चार्ज आया है वो न्यूट्रलाइज्ड हो गया। वो क्या हो गया, वो न्यूट्रलाइज्ड हो गया है, ठीक है ना। कि और एग्जांपल्स की बात करें तो लाइक लाइटनिंग होती है ना, थंडरस्टॉर्म जब आता है तो लाइटनिंग आप देखते हैं, तो वहाँ पे भी स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट ही होता है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे इस तरीके से आ जाता है कि जब क्लाउड्स मूव करते हैं, तो क्लाउड्स मूव करने की वजह से वो आपस में मीन्स मूव कर रहे हैं तो आपस में टकरा रहे हैं या ड्रैग करते हुए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो जब इस तरह से जाएंगे तो वही फ्रिक्शन आएगा और फ्रिक्शन के वजह से जो भी क्लाउड्स हैं उनमें चार्ज आ जाता है। तो अगर सपोज अगर कोई भी एक क्लाउड है, सपोज दिस इज़ अ क्लाउड, ठीक है, और इसमें सपोज कोई भी पॉजिटिव चार्ज आ गया है फॉर एग्जाम्पल, तो लाइटनिंग किस तरीके से होती है। लाइटनिंग क्या होगी कि जब भी कोई इसके आसपास कोई सपोज कोई एक क्लाउड जा रहा है एंड दैट क्लाउड हैविंग द नेगेटिव चार्ज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसमें नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, अब हम एक बात ये भी जानते हैं कि जो एयर है वो क्या है, इंसुलेटर है। एयर क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है ना। तो अगर एयर इंसुलेटर है तो दैट मीन्स वो करंट को अलाउ नहीं करेगा। और वैसे हम जानते भी है कि अगर कोई स्विच ऑन करते तो हमें करंट नहीं लगता है ना, सर्किट कंप्लीट होने पे। तो मीन्स यहाँ पे जो एयर गैप है, ये जो एयर गैप है ये एक मीन्स
इंसुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट क्लाउड्स काफ़ी बड़े होते हैं, मीन्स उसका जो साइज़ होता है कहीं कहीं किलोमीटर तक के साइज़ होता है क्लाउड्स का, तो इट मीन्स उनमें उतना ज़्यादा चार्ज एक्वायर हो जाता है। अब इतना ज़्यादा यहाँ पे चार्ज एक्वायर होने की वजह से होता ये है कि ये जो यहाँ की जो एयर होती है इनके आसपास की, उस एयर को भी ये क्या कर जाते हैं, ये आयनाइज्ड कर देते हैं। ठीक है, दिस एयर विल बिकम आयनाइज्ड। ठीक है, दिस एयर विल बिकम आयनाइज्ड। तो जब ये एयर आयनाइज्ड होगी तो होगा क्या कि इनके बीच में, इन दोनों क्लाउड्स के बीच में इतना हाई पोटेंशियल, इस टर्म को हम बोलते हैं, अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे, दिस टर्म इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो मींस इतना ज्यादा हाई पोटेंशियल डेवलप हो जाता है कि जो भी एयर होती है, ये अब एयर में क्या है, वहां उसमें भी एटम्स प्रेजेंट हैं, तो उनके एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स को ये इजेक्ट कर देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे तो क्या होगा, सपोज ये आयंस बन गए हमारे यहाँ पे ये, और ये आयंस बनने का मतलब क्या हुआ कि इन जो ऊपर क्लाउड है अपर वन, दिस अपर वन क्लाउड विल इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एयर मॉलिक्यूल्स। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। और यहाँ पे जो भी ये प्रोटॉन्स थे, जो प्रोटॉन मतलब कि जो आयनाइज्ड एटम हैं, वो इस नीचे वाले, क्योंकि वो उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो पॉजिटिव बनेंगे, तो वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो मीन्स एक तरीके से हम ये बात कहेंगे कि इन दोनों क्लाउड्स के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुरू हो गया है, और उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट कहेंगे। और जब ये चार्जेस का न्यूट्रलाइजेशन होता है, मतलब लार्ज क्वांटिटी में, तब लार्ज अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है। और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमें किस फॉर्म में दिखती है, वो हमें दिखती है, यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, और वो एनर्जी हमें दिखती है साउंड एंड लाइट की फॉर्म में। सिमिलरली जब कोई ज़्यादा हाइट पे क्लाउड नहीं होता है तो वो क्या करता है, वो जो भी हमारे अर्थ सरफेस पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उनके साथ भी ये न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, जैसे जो भी हमारी टॉल बिल्डिंग्स होती हैं उनके साथ ये न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि कहीं पे मतलब किसी भी जगह पे बिजली गिरी, हम ऐसी बातें सुनते हैं, तो बिजली गिरने का मतलब यही है कि वो न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। ठीक है ना, उस क्लाउड का, या जब बारिश हो जाती है तो जो ट्री होते हैं वो वेट हो जाते हैं, उनके साथ भी इवन न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो उस न्यूट्रलाइजेशन में यही है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स का जो ये मूवमेंट हुआ है यहाँ पे, तो ये इतना ज़्यादा होता है कि वो एक एनर्जी रिलीज होती है, और वो हमें एनर्जी साउंड और लाइट की फॉर्म में मिलती है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी टॉल बिल्डिंग्स होती हैं उनमें हम क्या काम करते हैं, हम उसमें लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं, है ना।